हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स। मॉर्निंग में मैं जहां पर रहती हूं वहां अष्टमी की पूजा थी, तो मैं थोड़ा सा इंगेज थी, जिसके कारण हमारी मॉर्निंग में क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ पर 5 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, देश दुनिया की सभी खबरों को देखेंगे। और वीडियो के एंड में कल मतलब 4 अप्रैल को हमने जो भी करंट अफेयर सीखा था ना, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। बातें क्लियर हो चुकी हैं और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स डेली होते हैं और आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और कल संडे है, तो संडे को डेली करंट अफेयर्स तो नहीं होगा, लेकिन हम वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को कल जरूर से डिस्कस करने वाले हैं। ओके है जी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। सो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। और यहाँ पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने 62 एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे की शुरुआत की है। ठीक है, पहली बार जो नेशनल मैरीटाइम डे था वो 1964 में ऑब्जर्व किया गया था। क्यों मनाते हैं इस दिन को? क्योंकि इस दिन 1919 में 1919 में पहली इंडियन ओन शिप, जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी, ये सेल हुई थी फ्रॉम द मुंबई टू लंदन। मुंबई से लंदन पहली भारत की जो खुद की शिप थी, जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी, इसको भेजा गया था मुंबई से लंदन तक 1919 में 5 अप्रैल के दिन। इसलिए 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। बातें क्लियर हैं? चलो अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। तो पहले पर्सन है पीसीबी। पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चेयरमैन मोहसिन नकवी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एसीसी जिसको हम कहते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी बन चुके हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो श्रीलंका के सामी सिल्वा को रिप्लेस करने का काम करेंगे। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है। एशिया में जितने भी मैचेस होते हैं उन सबको गवर्न करती है। 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और दुबई में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मनोज कुमार जी के बारे में। एक जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेंगे। ही पास्ड अवे। सो वेटरनर एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज कुमार पास्ड अवे। मनोज कुमार जी का ओरिजिनल जो नाम था वो था हरि कृष्णन गोस्वामी। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तब अपना नाम चेंज करके मनोज कुमार अडॉप्ट करते हैं। इनकी जो पहली फिल्म थी वो फैशन थी, जिसको 1957 में रिलीज किया गया था। और फिर 1961 में जब इनकी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम है कांच की गुड़िया, जिसके बाद उनको नेम और फेम दोनों मिला था। इनको हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, जैसे कि भगत सिंह जी, ऐसी कई सारी देशभक्ति पर बेस्ड इन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, इसलिए इन्हें हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। अब अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो मनोज कुमार जी को हमारे देश में सबसे बड़ा फिल्म जगत का दिया जाने वाला सम्मान, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 47वें नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड मनोज कुमार जी को मिला है। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है रोटी कपड़ा और मकान के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है 1999 में। और 1992 में मनोज कुमार जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जो मतलब पद्म अवार्ड वगैरह है, वो मनोज कुमार को दिए गए हैं। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है आकाश शरॉफ। युवा स्पार्क फाउंडर। युवा स्पार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 2018 में हुआ था। उसके फाउंडर हैं आकाश श्रॉफ। कन्फर्ड विद नेशनल यूथ अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली एजुकेशन इन इंडिया। तो नेशनल यूथ अवार्ड किसे मिला है? आकाश श्रॉफ को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने हमारे देश में जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें नया इनोवेशन लाने के लिए, हमारी जो आंगनवाड़ी होती है उनको डिजिटल करने के लिए, और जो रूरल एजुकेशन है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफी काम किया है। नेशनल यूथ अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है अंडर 30 कैटेगरी में। जो लोग 30 साल से कम उम्र के होते हैं और जिन्होंने अपने एरिया में कोई एक्सेप्शनल वर्क किया है, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। दिस इज इंपॉर्टेंट इंडेक्स बिकॉज इट वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया इंडेक्स है विच इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। और इस डेटा को रिसेंटली रिलीज किया गया है।
ठीक है, इस डेटा में जो डेटा लिया गया है वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कैग से इस डेटा को लिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है उसमें जो डेटा लिया गया है वो कैग से मिला है डेटा और 2022-23 की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसमें बेसिकली 18 मेजर स्टेट्स को कवर किया है जिन्होंने इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और ओवरऑल फिस्कल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात। एक्चुअली एज पर देयर रेटिंग हम यहाँ पे जो हमारे राज्य होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अचीवर कैटेगरी, फ्रंट रनर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी और एस्पिरेशनल कैटेगरी। तो अचीवर कैटेगरी में 1 से 5 तक की रैंक होती है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड है। फ्रंट रनर में 6 से 10 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। परफॉर्मर कैटेगरी 11 से 14 तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। एस्पिरेशनल कैटेगरी पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला। तो यहाँ पर आपको एक अचीवर कैटेगरी, ये जो चारों राज्य, पांचों राज्य हैं, इनको तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपने स्टेट का डेटा याद रखना है कि आपके स्टेट में क्या कंडीशन है। ठीक है, आपके स्टेट में क्या कंडीशन है, मतलब आपका स्टेट किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि मैं एमपी से हूँ तो मैं याद रखूंगी कि मेरा जो मध्य प्रदेश है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ये आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स बेसिकली बताता है कि आपका शहर, आपका देश कितना रेडी है, किस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, 5G टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, आप क्या टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स के बेस पे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बाय द अंकटाड। क्लियर है? So according to the 2025 Technology and Innovation Report by the UNCTAD, India ranked 36 out of 170 nation। इंडिया 36वें स्थान पर है 140 देशों के कैटेगरी में। ठीक है, हमारे देश में इंप्रूवमेंट हुआ है। 2022 में हम 48 पोजीशन पे थे, नाउ हम 36 पोजीशन पे हैं। यहाँ पे जो फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं वो होता है आईसीटी, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्किल्स, R&D, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। तो अगर अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं तो ओवरऑल तो 36वें स्थान पर है, ओवरऑल 36 पोजीशन पे है। अगर अलग अलग फैक्टर देखेंगे तो आईसीटी में 99 पोजीशन पे, स्किल में 113, R&D थर्ड, इंडस्ट्री कैपेसिटी 10, फाइनेंस में 70। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया गया है। इतनी चीजें क्लियर है? चलो फर्दर हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पहली बात, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है। आप लिंक को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर्स के क्विज भी अपलोड होते हैं शाम को 4 बजे, तो आप उन क्विज को भी अटेंड कर सकते हो। अब इसके अलावा मंथली कंपाइलेशन चल रहा है, तो मार्च मंथ के हमने सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस कर ली है। मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो आप मंथली कंपाइलेशन वाले सेगमेंट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे पूरा कंप्लीट आपका मार्च मंथ का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगली कहानी समझते हैं। हंगरी फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द आईसीसी। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ करने वाली, बाहर निकलने वाली पहली यूरोपियन कंट्री बन चुकी है हंगरी। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट किया है। हंगरी इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 2002 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है हंगरी के, जिनका नाम है विक्टर ऑर्बन, उन्होंने अभी क्या हुआ था, ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने विजिट किया था हंगरी में। 4 डे के ऑफिशियल विजिट पे थे। और यहाँ पे आप सभी को इंफॉर्मेशन होगी ही कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए हैं, अरेस्ट वारंट निकाला है। तो उसी के अगेंस्ट, मतलब जो भी इन्होंने क्राइम किए हैं अगेंस्ट द गाजा, उसी के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने का वारंट निकाला है। तो उसी के अगेंस्ट में इन्होंने विड्रॉ कर लिया है आईसीसी से। ठीक है, ना बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। 2002 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली अगर कोई भी पर्सन
जीनोसाइड करता है, मतलब एक साथ हजारों लोगों की हत्या आपने करवा दी। वॉर, क्राइम, एग्रेशन और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व होता है तो उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट इशू करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, 125 मेंबर नेशंस आपको मिल जाएंगे और हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। यू कैन सी द लोकेशन ऑफ हंगरी, दिस इज हंगरी जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है। विक्टर ऑर्बन इसमें प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेंट यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यूरोपियन कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है और नेटो का मेंबर भी है। ये आपको नेटो का मेंबर भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, फेज 2 लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का अगर टेन्योर देखेंगे तो 2024-25 से 28-29 तक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 2 का ड्यूरेशन क्या है, 2024-25 से 2028-29 है। जब कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए बजट भी आता है, तो 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो बजट है वो 6,839 करोड़ रुपीस का है। नोडल मिनिस्ट्री, चाहे वो फेज 1 प्रोग्राम हो या फिर फेज 2 प्रोग्राम हो, दोनों के लिए नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है और इसका फेज 1 कब लॉन्च हुआ। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो 17 स्टेट में लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जो भी आपके स्टेट्स होते हैं, स्टेट में जो भी विलेजेस होते हैं जो काफी ज्यादा बैकवर्ड विलेजेस हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, और उन एरिया में हमें डेवलपमेंट करना है जिससे माइग्रेशन ना हो, लोगों को अपने एरिया में भी सिक्योरिटी मिले, अपने एरिया में इनको जॉब के अवसर मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और माइग्रेशन को आप रोक सकें। द स्कीम एम टू डेवलप द बैकवर्ड विलेजेस लोकेटेड इन दीज ब्लॉक along the international border so that people do not migrate from these area, और उनके लाइवलीहुड को प्रमोट करना होता है, टूरिज्म को, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 1 हमने लॉन्च किया था फरवरी मंथ में 2023 में, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसे 19 डिस्ट्रिक्ट, वो भी कौन से राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल में हमने पहले फेज में लॉन्च किया था। दूसरे फेज में 17 स्टेट को इसको कवर किया जाएगा। यहाँ तक का मैटर क्लियर हो चुका है, बातें समझ में आ रही हैं? अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो थम्स अप कर देना, लाइक बटन पे क्लिक कर देना। चलो फर्दर डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन पे जाइएगा मैगजीन वाले सेगमेंट में, तो आपको मैगजीन वाले सेगमेंट पे दो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स मिल जाएंगी। पहली मैगजीन है मार्च मंथ की कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें कंप्लीटली बैंकिंग करंट अफेयर्स मेंशन है। सेकेंड है 300 MCQ प्लस वन लाइनर। तो आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। नेक्स्ट है आरबीआई का डेटा है, 98.21% of 2000 rupees bank notes returned to the banking system एज पर द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया था 2 अप्रैल को, और इन्होंने कहा कि 98.21% 2000 रुपए के जो नोट हैं वो वापस बैंक के पास आ चुके हैं, रिटर्न आ चुके हैं, मतलब सर्कुलेशन में नहीं है। अब केवल 6366 करोड़ रुपीस के ही नोट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। जब हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2000 रुपए के नोट का, मतलब आरबीआई ने डिसीजन लिया था कि जो 2000 रुपए के नोट है मार्केट में सर्कुलेशन में है, उनको हम डिमोनेटाइज करेंगे और सर्कुलेशन से हटाएंगे, वापस बैंकिंग सिस्टम में लेकर आएंगे। ये अनाउंसमेंट 2023 में किया था, जबकि 2000 रुपए के नोट को हमने 2016 में लॉन्च किया था अंडर द सेक्शन 21 सब क्लॉज ए ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है, जैसे कि किसी के पास 2000 रुपए का नोट है तो वो इंडियन पोस्ट ऑफिस को देगा, और इंडियन पोस्ट ऑफिस में जमा कराने के बाद ये आपके बैंकिंग सिस्टम में चले जाएंगे, जिससे आपके रिमोट एरियाज में भी जो लोग रह रहे हैं जिनके पास 2000 रुपए के नोट है वो उनको वापस बैंकिंग डोमेन में डाल सके। लेकिन स्टिल हमने सर्कुलेशन से तो बंद कर दिया है 2000 रुपए का नोट, लेकिन स्टिल अभी ये लीगल टेंडर है। जब तक पूरा पैसा वापस नहीं आ जाता ना, तब तक 2000 रुपए का नोट एक लीगल टेंडर कंसिडर किया जाएगा, मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स में। नेक्स्ट है
विम्सटेक समिट इन थाईलैंड। तो 6 नंबर की विम्सटेक समिट कहाँ पर हो रही है? थाईलैंड में हो रही है और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम क्या है? विम्सटेक प्रॉस्पोरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर विम्सटेक समिट में शामिल हुए थाईलैंड में और यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेसिमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेसिमेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। रिसेंटली बिम्सटेक की समिट में अनाउंसमेंट किया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। बिम्सटेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। साथ ही साथ हमारे देश का जो यूथ है, यूथ को स्किलिंग करने के लिए बोधि बोधि इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया है। बोधि का मतलब है बिम्सटेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो बोधि प्रोग्राम भी लॉन्च भारत सरकार ने किया है। बिम्सटेक का फॉर्मेशन 1997 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। टोटल 7 मेंबर्स है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, तमिलनाडु रिजोल्यूशन टू रिक्लेम कच्चा तिबू आइलैंड। अब सबसे पहले कच्चा तिबू आइलैंड क्या है? तो आपको ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिलता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम करता है। इसी पाक स्ट्रेट में आपको एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है कच्चा तिबू आइलैंड। तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि गवर्नमेंट को मतलब इंडिया को रिक्लेम करना चाहिए, इंडिया को वापस से कच्चा तिबू आइलैंड को ले लेना चाहिए फ्रॉम द श्रीलंका। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने ये बताया है कि अभी जो ऑनगोइंग इशू चल रहा है तमिलनाडु के फिशरमैन के साथ, करेंटली क्या हुआ है, काफी सारे फिशरमैन को इनकाउंटर किया गया, अरेस्ट किया गया श्रीलंकन नेवी के द्वारा। तो ये जो ऑनगोइंग इशू चल रहा है इसके लिए कंसर्न रेज किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आपको कच्चा तिबू आइलैंड को वापस ले लेना चाहिए, रिक्लेम कर लेना चाहिए फ्रॉम द श्रीलंका। अब हुआ क्या था, कच्चा तिबू एक स्मॉल आइलैंड है पाक स्ट्रेट में जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पार्टीशन में है या उनके बीच में पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था, श्रीलंका ने 1974 में इसको एनेक्स कर लिया था। फिर 1974 में दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। इन्होंने कहा कि हम पाक स्ट्रेट में एक मैरीटाइम बाउंड्री को सेटअप करेंगे। ठीक है, और हर एक कंट्री को फुल कंट्रोल इसमें होगा, वाटर्स पे, आइलैंड्स पे, सभी को कंट्रोल होगा। ठीक है, इस स्ट्रेट से मतलब पाक स्ट्रेट से इंडिया के वेसल्स भी क्रॉस हो सकते हैं और श्रीलंका के वेसल्स भी इजीली क्रॉस हो सकते हैं। इंडियन फिशरमैन को परमिशन दी थी कि ये जो आइलैंड्स हैं उसमें आप रेस्ट कर सकते हो, अपने नेट को सुखा सकते हो। मतलब आप यहाँ पे सेंट एंटोनी फेस्टिवल में भी विदाउट वीजा पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन इंडियन फिशरमैन को कहा था कि आप श्रीलंका का जो वाटर है, मतलब टेरिटोरियल वाटर है या इकोनॉमी जोन है, स्पेशल इकोनॉमी जोन है, वहां पर आप एंट्री नहीं करोगे। तो इस तरीके से 1974 का एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिनको हम EMRS के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे देश में अभी तक 2018-19 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। हमारे देश में अभी तक 440, मतलब हमारे देश में अभी काफी सारे EMRC स्कूल हैं और 440 नए EMRC स्कूल बनाने का टारगेट है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मेजर इनिशिएटिव लिया है कि हमें 450 नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री तैयार करने हैं, जहां पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर स्पेशली फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रंस। ऐसा नहीं है कि केवल ट्राइबल की एंट्री होगी, सभी बच्चों की एंट्री होगी, लेकिन 50% जो कोटा है वो ट्राइबल का है। तो दीज स्कूल एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट्स स्पेशली इन द ब्लॉक विद मोर देन 50% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। और जब 440 नए EMRC बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ EMRC हमारे देश में 728 हो जाएंगे, जिसमें लगभग 3.5 लाख ST कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लोकेशन क्राइटेरिया हर एक स्कूल हर एक ब्लॉक में बनाया जाएगा, 1 स्कूल इन एवरी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोंगाली बिहू के बारे में। हम सभी को पता है कि बिहू का जो फेस्टिवल है वो आसाम राज्य में मनाया जाता है, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोंगाली बिहू, जिसे हम बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं।
इसे हम बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। आसाम राज्य में मिड ऑफ अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सीजन, आसामी कम्युनिटी का नया साल। और आपका बिगिनिंग होती है एग्रीकल्चर सीजन की आपके रोंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू फेस्टिवल से। 7 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है। इसमें पशुओं को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, पूजा की जाती है, फोक डांस परफॉर्म किया जाता है और 4 प्रकार की इंपॉर्टेंट डिशेस बनाई जाती हैं, जैसे कि चीरा जो कि आपका फ्लैट राइस होता है, पीठा राइस केक, लारू कोकोनट स्वीट होता है और डोई गुड़ जो कि गुड़ और जैगरी है। ठीक है, कर्ड और जैगरी है, सॉरी। तो इस तरीके से ये आपका रोंगाली बिहू सेलिब्रेट किया जाता है आसाम राज्य में। चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जिनका नाम है मोहसिन नकवी, इन्हें एसीसी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। Which Indian port became the first to cross 200 million metric ton of annual cargo volume? FY25 में पहला और एकमात्र आपका कौन सा ऐसा पोर्ट बन चुका है जिसने 200 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया है? सो इट इज मुंद्रा पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बफ लैंड होल्डर इन द वर्ल्ड? अब मैंने कल आप लोगों को बफ के बारे में बताया था, मैंने कल आप लोगों को अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया था, मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, उसके बाद भी इंडिया के पास सबसे ज्यादा बफ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन राजस्थान हैव इंस्टॉल्ड सोलर पावर प्लांट? तो मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी ने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है कि 275 राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशन को सोलर पावर किया गया है। वहां पर आपको सोलर पावर प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो मतलब सोलर एनर्जी वो 21 गीगावाट हमने लास्ट ईयर जनरेट किया है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ऐसा तो नहीं है कि भूल भाल गए हो। चलो देख लेते हैं। तो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि शिवा सुब्रमण्यम रमन, एस रमन, इन्हें अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। बारंगल के चपाटा चिलीज को जीआई टैग मिला है, इसे हम टोमेटो चिली के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और महाराष्ट्र में 3 एआई सेंटर तैयार किए जाएंगे, पुणे, नागपुर और मुंबई में। गवर्नमेंट ने उम्मीद बिल मतलब जो बफ अमेंडमेंट बिल है उसका नया नाम उम्मीद बिल इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अभी तक का हाईएस्ट है 23,622 करोड़ रुपीस इन FY24-25। फिर हमने बात की थी सोहिनी रजोला, इनको रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ एट एनपीसीआई बनाया गया है। इंडियन रेलवे का टारगेट है कि हमें 25-26 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। यहाँ पे जो पीएफआरडीए के चेयरमैन होते हैं उनका रिटायरमेंट 65 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स होता है, विच एवर इज अर्लियर। उड़ीसा ने पहली बार ड्रमस्टिक मतलब मुनगा और पॉइंटेड गॉड मतलब परवल को पहली बार एक्सपोर्ट किया है, कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, राजस्थान लीड कर रहा है रेलवे स्टेशन सोलर पावर इंस्टॉलेशन में। 275 रेलवे स्टेशन को यहाँ पे सोलर पावर किया गया है। अगर बात करते हैं तो इंडिया ने यूएसए को, यूरोप को ओवरटेक कर लिया है सबसे ज्यादा लोकोमोटिव जनरेट करने के लिए एक साल में। तो 2024-25 में हमने 1681 यूनिट्स को जनरेट किया है लोकोमोटिव की। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि बलपराक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय, आसाम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास होने के बाद पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।